नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम देश के कानूनी मामलों, न्यायालयों के निर्णयों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की चर्चा करते हैं और एक आम नागरिक की दृष्टि से इनके निहितार्थों को समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के उस बयान की जो उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद दिया था, जिसमें उन्होंने भारत सरकार से कहा था कि आतंक का अंतर्राष्ट्रीयकरण ना करें और सरकार से मांग भी की थी कि पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित कर दें और दोषियों पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में मुकदमा चलाएं। हम उन लोगों की भी बात करेंगे जो राफेल को खिलौने की तरह दिखा रहे थे। कांग्रेस के कुछ समर्थक जैसे करण थापर, सत्यपाल मलिक और अरुंधति राय नरेंद्र मोदी सरकार का मजाक उड़ाने में भी लगे हुए थे। कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। कह रहे थे कि ये हमला वमला कुछ नहीं करेंगे। कुछ कह रहे थे मोदी ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करके युद्ध तो छेड़ ही दिया है। इतना मजाक कर रहे थे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, विरोधियों के विरोध का असल कारण यह है कि मोदी जी के विश्व स्तरीय नेतृत्व के साथ भारत की बढ़ती ताकत और आतंकवादियों के प्रति निर्णायक लड़ाई छेड़ने के मोदी जी के आह्वान से ये सब हैरान और परेशान है और इनका पाकिस्तान प्रेम ही आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई का विरोध करता रहा है। वो चाहे भले अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा हो, लेकिन करता रहा है। कपिल सिब्बल जैसा व्यक्ति भारत सरकार से पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने और पहलगाम नरसंहार के जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी में मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है, जबकि वह अच्छी तरीके से जानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ ले गए थे और तब से कश्मीर भारत के लिए एक नासूर जैसी समस्या बन के रह गया था। मित्रों, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का रास्ता अपनाने का मतलब है भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खींचना। यह भारत की रणनीतिक नीतियों को कमजोर करने की कोशिश ही होगी। चलिए आईसीसी को भी समझ लेते हैं, जिसके लिए कपिल सिब्बल जी कह रहे हैं। आईसीसी जो है वो रोम संविदा अर्थात कानून है एक तरीके का। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की स्थापना के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया। इसे 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम में एक कूटनीतिक सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। रोम संन्यास को 60 से ज़्यादा देशों द्वारा उस समय अनुमोदन किया गया था और 1 जुलाई 2002 को इसको लागू किया गया था। इस संविधा का उद्देश्य विश्व के सबसे गंभीर अपराधों जैसे नरसंहार, जेनोसाइड, मानवता के खिलाफ अपराध, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, युद्ध अपराध, वार क्राइम्स और आक्रामकता के अपराध, क्राइम ऑफ एग्रेशन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित करना था, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में 124 देश इस संविधा के सदस्य हैं, यानी उन्होंने इस संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसे स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब है कि ये देश आईसीसी के क्षेत्राधिकार को मानते हैं और इसके नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। वहीं भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख देश इसके सदस्य नहीं बने हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आईसीसी के गैर सदस्य देश जैसे भारत, पाकिस्तान आदि स्वचालित रूप से आईसीसी के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं आते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि आईसीसी इन देशों के क्षेत्र में हुए अपराधों या इनके नागरिकों द्वारा किए गए अपराधों पर तब तक मुकदमा नहीं चला सकता जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मामले को आईसीसी को रेफर न कर दे, संदर्भित न करते, या ये देश स्वेच्छा से आईसीसी के क्षेत्राधिकार को स्वीकार न कर लें। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि पहलगाम हमले 2025 में जो हुआ है अभी, जब मामले में न तो भारत और न ही पाकिस्तान आईसीसी का सदस्य देश है। आईसीसी का इस पर सीधा क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता। केवल यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के रेफर करने पर ही कार्रवाई संभव हो सकती है। वहीं भू राजनीतिक कारणों से चीन के पास वीटो पावर है कि वो रेफर करने के लिए कहे या ना कहे, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। दोस्तों, ये लोग भारत की ताकत को कम आंक रहे हैं। ये भूल रहे हैं कि भारत अब वो देश नहीं है जो चुपचाप सहता रहे।
एक बात मान लीजिए कि कपिल सिब्बल जी के कहने से भारत आईसीसी के पास चला भी जाए, तो प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसे आईसीसी को रेफर करेगा कि नहीं करेगा? क्या चीन कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी वीटो पावर लगा दे? दूसरा, यदि पाकिस्तान खुद आईसीसी के पास जाने से मना कर दे, तब उस स्थिति में क्या होगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कपिल सिब्बल क्यों इस तरीके की बात करते हैं जो परोक्ष रूप से पाकिस्तान के प्रति उनकी संवेदना बताती है। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत की उस ताकत की जो दुनिया को चौंका रही है। भारत के लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा भी है और वीडियो भी बनाए हैं। ड्रोनों को गिराते हुए बहुत सारे वीडियो बने हैं भारत में इस समय। भारत ने न केवल पाकिस्तान से आने वाले सभी ड्रोनों और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया है, बल्कि भारतीय निर्मित आकाश एंटी ड्रोन सिस्टम ने हर खतरे को बेकार कर दिया है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को चुन चुनकर सटीक निशाना लगाकर नेस्त नाबूद कर दिया है। ये साफ संदेश दे रहा है कि भारत न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने की ताकत भी रखता है। हमारे स्वदेशी हेलीकॉप्टर, ध्रुव और विश्व स्तरीय हथियार दुनिया को बता रहे हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर है। भारतीय प्रतापी राजाओं के समय में भी भारत ज्ञान का केंद्र भी रहा है और हथियारों का केंद्र भी माना जाता रहा है। उस समय तलवार, भाले और ढाल इत्यादि से ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी घुड़सवारों से, लेकिन तब भी आगे था भारत। आज हम फिर से विश्व स्तरीय हथियार बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसे दूसरे देशों को बेच भी रहे हैं। वर्तमान में भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट सिस्टम, अग्नि, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें बना रहा है और बना ही नहीं रहा है, उन्हें दूसरे देशों को बेच भी रहा है और अब तो सफलतापूर्वक प्रयोग अपने इस युद्ध में भी कर रहा है। और इसका सारा श्रेय जाता है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी दूरदृष्टि को। एक ऐसे नेता हैं भारत ने को मिले हैं जिनके पास न कोई संपत्ति है, न बैंक में पैसा है, बल्कि उनके पास सिर्फ एक ही धुन है, भारत को समृद्ध और विकसित बनाना। मित्रों, विश्व को हथियार सप्लाई करने वालों में दो देशों का नाम प्रमुखता से आता है, अमेरिका और रूस। वही ड्रोन और मिसाइलों को हवा में नष्ट कर देने की ताकत रूस और इसराइल के पास थी। वो भी 80 से 90% तक कर पाए थे। 2-4 तो फिर भी उनके क्षेत्रों में गिर जाते थे, परंतु भारत ने तो 100% ड्रोनों और मिसाइलों को रोककर विश्व को अपनी ताकत दिखा दी है कि उसके यहाँ बने हुए हथियार कितने पैने और कितने सक्षम हैं। निश्चित रूप से विश्व के देशों की निगाहें न सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध पर टिकी हुई हैं, बल्कि वे युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को भी बहुत पैनी और नज़दीकी दृष्टि से देख रहे होंगे। और मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले कल में भारत के निर्मित शास्त्रों की मांग बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, जो हमारी आर्थिक स्थिति को भी और ज़्यादा मजबूत कर देगी। मित्रों, कुछ लोग अग्निवीर योजना की निरंतर आलोचना करते रहे हैं, उसका विरोध करते हैं, लेकिन दोस्तों ये योजना भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रख करके ही बनाई गई थी और इसमें भी मोदी जी का ही दृष्टि थी। यह हमारे युवाओं को अनुशासित, प्रशिक्षित और देशभक्ति ही नहीं बनाएगी, बल्कि एक मजबूत समाज का निर्माण भी करेगी। ड्रोन और छोटे मोटे सैन्य उपकरण बनाने वाली बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां जैसे लार्सन एंड टूब्रो, अदानी और टाटा इन्हीं अग्निवीरों को तो प्राथमिकता देंगी। इसके अतिरिक्त भी इन अग्निवीरों को हमारे बहुत सी जगह पर एक आरक्षण अलग से भी मिला है। भारत की सेना भी इन युवा अग्निवीरों के साथ न केवल युवा हो रही है, बल्कि शक्तिशाली भी हो रही है और भविष्य के लिए तैयार भी हो रही है। विश्व की सेनाओं की जो औसत उम्र है, उस उम्र को भी तो लाना है, युवा तो बनाना है। आने वाला युग भारत का युग है और हम इसे हर क्षेत्र में साबित करके देख रहे हैं। दोस्तों, कभी हमारी भूमि नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान के केंद्रों के लिए ही जानी जाती थी। आज हम फिर से दुनिया को अपनी उसी ज्ञान की ताकत दिखा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर और हमारे सैनिक मिलकर भारत को अजेय बना रहे हैं। चाहे वह चंद्रयान हो, मंगलयान हो या फिर स्वदेशी रक्षा उपकरण, भारत हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। मित्रों, राफेल सौदे का भारत में क्यों विरोध हो रहा था, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। आप लोगों को पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और चलते चलते मित्रों, अंत में एक बात मैं और समझ पा रहा हूं, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि जब भारत भविष्य में ज़्यादा हथियार ज़्यादा देशों को बेचेगा तो अपनी मुद्रा में बेचने की शर्त भी तो लगा सकता है, जिससे भारतीय मुद्रा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुद ब खुद भी बढ़ जाएगी। जैसे डॉलर की बढ़ी हुई है,
डॉलर की मोनोपोली है तो ऐसे रुपए की भी मोनोपोली हो सकती है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।